वन लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6th स्टैंडर्ड की सिविक्स का लेसन नंबर 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। ठीक है, और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जो लोकतांत्रिक सरकार है उनके क्या क्या काम होते हैं। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर का नाम था सरकार क्या है। ठीक है, मतलब कि सरकार क्या होती है, उनके कैसे उनको सरकार को बनाया जाता है, सरकार को कौन बनाता है, ये सब पढ़ा था। ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो लोकतांत्रिक सरकार है उसके मुख्य तत्व क्या क्या है, कैसे ये बनती है और क्या क्या मुख्य काम करती है। ठीक है, तो इस पाठ में हम लोकतांत्रिक सरकार के बारे में जानेंगे और ये मुख्य रूप से कौन सी चीजों पे काम करती है इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, लोगों की भागीदारी किसमें है, समस्याओं का समाधान करती है, समानता और न्याय के विचार भी लोकतांत्रिक सरकार में शामिल है। ठीक है, और ये सारी चीजें लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्या करता है, सफल बनाता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है ना, अगर वो न होती, हमारा जो सरकार है अगर ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं होती तो फिर क्या होता। सोचने वाली बात है ना कि अगर कोई राइट्स लोगों के पास होता ही नहीं, सारे जो राइट्स है वो कुछ लोगों के पास ही होता, तो फिर क्या होता। तो हम ये जानेंगे दक्षिण अफ्रीका की एक स्टोरी के थ्रू। ठीक है, तो चैप्टर इंटरेस्टिंग है, अंत तक जरूर देख के जाइएगा, सीटेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी से आप पढ़ाई करेंगे तभी आपका सीटेट जो है वो क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका जो है ना, इसकी स्टोरी हम जानेंगे। तो एक ऐसा देश है जहां पर अलग अलग प्रजाति के लोग रहते थे। ठीक है, जिसमें कुछ गोरे लोग भी हैं, काले लोग भी हैं, और जिनकी त्वचा का जो रंग होता है ना, काला मतलब क्या, जिसका त्वचा का रंग कैसा होता है, सांवला होता है, जैसे कि हम भारतीयों का है। तो जोहान्सबर्ग में रहने वाले 11 वर्ष की एक लड़की है जो कि दक्षिण अफ्रीका की है। ठीक है, जिसका नाम है माया नायडू। वो एक दिन अपनी मम्मी के साथ सफाई कर रही थी, तो पुराने बक्सों में उसको एक रजिस्टर मिलता है। ठीक है, उस रजिस्टर में अखबार पड़ा हुआ रहता है। उसकी अखबार में बहुत सारी क्लिप्स काट काट के उसमें रखी रहती है। तो उसमें उसको दिखता है कि 15 साल का एक बच्चा है। ठीक है, और स्कूल जाने के लिए लड़के की बहुत सारी क्या थी, तस्वीर थी। तो मतलब 15 साल का बच्चा है और वो स्कूल जा रहा है, तो उसकी बहुत सारी तस्वीरें उसको मिली। तो माया ने क्या किया, उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा। ठीक है, कि मम्मी ये कौन है। तो उसकी मम्मी जो बोलती है कि भाई बेटा इसका नाम है हेक्टर पीटरसन। ठीक है, पुलिस ने क्या किया था, गोली मार के इसकी हत्या कर दी थी। तो जो माया है, जो बच्ची है माया, वो सोचने पड़ जाती है कि स्कूल जाते हुए बच्चे को गोली से क्यों मारा। ठीक है, तो इनकी जो मम्मी है वो लगती है पूरी कहानी सुनाने। तो जो माया की मम्मी है वो समझाती है कि दक्षिण अफ्रीका जो है ना, पहले दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव होता था, और वो भेदभाव कौन सा था, रंग भेद कानून का भेदभाव। ठीक है, तो वहां पर जो भेदभाव होता था वो त्वचा के रंग के आधार पर होता था, कि दक्षिण अफ्रीका के बहुत सारी प्रजातियां थी। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका को उस प्रजाति के अनुसार अलग अलग समूहों में बांटा गया था। ठीक है, कानून, वहां के जो कानून के मुताबिक जो श्वेत लोग हैं, जो अश्वेत हैं, मतलब जो गोरे हैं, काले हैं, भारतीय हैं, और जो अन्य दूसरे प्रजाति के जो लोग हैं, तो उनको एक दूसरे के साथ संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। मतलब आप जो गोरे हैं वो काले से बात नहीं कर सकते हैं, जो काले हैं वो गोरे से बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो विभिन्न जो अलग अलग प्रजातियों के जो लोग थे ना ही एक दूसरे के आसपास रहते थे, ना ही एक दूसरे की सुविधाओं का वो इस्तेमाल करते थे। ठीक है, एक दूसरे का मतलब उनका रास्ता, सबका रास्ता भी अलग अलग होता था, सबके लिए कुआं भी अलग अलग होते थे, सबके लिए बस स्टैंड भी अलग अलग होता था। इस प्रकार से वहां पर भेदभाव होता था। ठीक है, तो जब माया ये सब बात सुनती है तो उसको अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता है। रंग भेद कानून के तहत क्या हुआ, किस तरह का जीवन वो लोग जी रहे थे, इसके बारे में जब माया की मम्मी उसको बता रही थी तो माया की मम्मी को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। ठीक है, और उन्होंने बताया कि जो श्वेत लोग हैं, मतलब जो गोरे लोग हैं और जो काले लोग हैं, उनका अस्पताल भी अलग अलग होते थे, उनकी अस्पताल की गाड़ियां भी अलग होती थी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थी, ठीक है, उसमें बहुत सारे सामानों से वो सुसज्जित थी, मतलब बहुत सारे सामान थे उसमें।
ठीक है, वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन मास्क से लेकर मेडिसिन इंजेक्शन सब कुछ। पर जो लोग अश्वेत थे, जो सांवले लोग थे, उनके लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थी उसमें कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उनके लिए रेल भी अलग होते थे, बसें भी अलग होती थी, यहाँ तक कि जो श्वेत लोग हैं और जो अश्वेत लोग हैं उनके लिए बस स्टैंड भी अलग अलग होते थे। तो देख रहे हैं आप लोग कि कितना खतरनाक वाला भेदभाव होता था। जैसे हमारे इंडिया में जातिवाद को लेकर भेदभाव होता था पहले, जात को लेकर कि ऊंची जात है नीची जात है, उसी प्रकार से अफ्रीका में काला और गोरे को लेकर भेदभाव होता था। ठीक है, अश्वेत लोगों को, जो काले लोग थे, उनको वोट देने की भी कोई भी इजाजत नहीं थी। ठीक है, उस देश की, दक्षिण अफ्रीका के देश की सबसे अच्छी जमीन जो होती थी, उपजाऊ जमीन जो होती थी, वो श्वेत लोगों को मिलती थी। और जो कि बंजर जमीन है, घटिया जमीन है, जहां पर खेती अच्छे से नहीं होती, वो जमीन अश्वेत लोगों को मिलती थी। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो श्वेत लोग हैं और जो भारतीय लोग थे, जो काले लोग थे और जो भारतीय लोग थे, उनको साथ श्वेत लोगों के साथ जिस तरह से श्वेत लोगों के जो फैसिलिटीज मिली, वो सारी फैसिलिटीज जो अश्वेत लोग हैं और जो भारतीय लोग हैं उनको नहीं मिली, और ना ही उनको श्वेत लोगों के बराबर माना जाता था। तो इससे क्या हुआ, भेदभाव, इस प्रकार से भेदभाव जो है वो किया जाता था। ठीक है, इसके बाद आती है माया, जो है माया की मम्मी, उनकी स्टोरी खत्म होती है। अब वो वापस से सुनाती है कि दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था जिसका नाम था सोवेटो। क्या नाम था? सोवेटो। और जहां पर सिर्फ अश्वेत लोग रहते थे, मतलब कि जो सांवले लोग हैं वो रहते थे। और वहीं पर वो जो बच्चा है हेक्टर पीटरसन, वो भी वहीं पर रहता था। ठीक है, तो वहां के जो श्वेत लोग हैं, जो गोरे लोग थे ना, वो अफ्रीकन भाषा बोलते थे। ठीक है, तो हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर उस भाषा को सीखने के लिए क्या किया गया था, जोर डाला जाता था कि आपको भी अफ्रीकन भाषा ही बोलना पड़ेगा। जबकि जो हेक्टर पीटरसन थे और जो उनके सहपाठी थे, उनको जुलू भाषा सीखना वो चाहते थे। ठीक है, तो हेक्टर क्या करते हैं, अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकन जो लैंग्वेज है उसको सीखने का विरोध कर रहा था। ठीक है, ग्रुप में क्या कर रहे थे, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ विरोध कर रहा था कि मुझे अफ्रीकांस भाषा नहीं सीखनी है। तो दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने क्या किया, जितने भी विरोध करने वाले लोग थे उनको बेरहमी से पीटा, भीड़ में सबके ऊपर गोलियां बरसाई, और उसमें से एक गोली किसको लग जाती है, जो हेक्टर पीटरसन है उसको गोली लग जाती है और वो मारा जाता है वहीं पर। तो ये जो घटना है वो कब कब की है, 16 जून 1976 की। ठीक है, तो इस प्रकार से अफ्रीका में आप देख सकते हैं कि कितने गंदी तरीके से भेदभाव किया जाता था। और हमारे इंडिया में भी कुछ कम नहीं है, हमारे इंडिया में भी जो नीचे लोग थे उनको बहुत ज्यादा क्या किया गया है, प्रताड़ित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता थे एक, जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। आप इसका नाम अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, नेल्सन मंडेला, तो इन्होंने क्या किया, रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे सख्त संघर्ष किया। ठीक है, वो चाहते थे कि जो रंग भेद का कानून बनाया गया है इसको खत्म किया जाए और सब लोग मिलजुल कर रहा जाए। ठीक है, तो 1994 में उन्हें इस चीज में क्या मिली, सफलता मिली। और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका जो है एक लोकतांत्रिक देश बना, जहां पर सभी प्रजातियों को, लोगों को बराबर माना जाने लगा। समझ में आया? देखो कब कब ये आजाद हुए, इस चीज से वो कब आजाद हुए, 1994 में। आपको ध्यान रखने वाली बात है ना। चलिए आए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। अगर हमारा देश लोकतांत्रिक नहीं रहेगा ना, तो जो सिचुएशन अफ्रीका में हुई वही सिचुएशन इंडिया में भी हो सकती थी, है ना। और हुई भी। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उससे पहले हमारे देश में ये सारी जातिवाद वगैरह, ऊंच नीच, अमीर गरीबी बहुत सारे थे, छूत अछूत, ये सारी चीजें हमारे देश में बहुत सारी थी। जब हमारा देश लोकतांत्रिक देश बना, ठीक है, 1947 में आजाद हुआ, इसके बाद एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना, है ना,
तब हमारे देश में सबको क्या मिलने लगा, इक्वल राइट्स मिलने लगा। इससे पहले हमारे देश में भी जो नीच जाति के लोग थे, छोटे जाति के लोग थे, उनको वोट देने का राइट्स नहीं था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सीटेट में एनसीईआरटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक इज भागीदारी। तो जो जनता है, जो पब्लिक है, वो किस प्रकार से क्या करती है, भागीदारी ले सकती है। देखिए, तो जो हमारे देश में जो चुनाव होते हैं वो क्यों होते हैं, नियमित रूप से क्यों होते हैं। देखिए, तो हम लोग ने ये पहले ही पढ़ लिया है कि जो इलेक्शंस होते हैं वो क्यों होते हैं, है ना। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि जो जनता है वो क्या करती है, निर्णय लेती है कि भाई कौन सा नेता सही है हमारे देश के लिए, या फिर हमारे स्टेट के लिए, या तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, है ना। तो ये जो निर्णय लेती है वो कब लेती है, कैसे लेती है, तो जब चुनाव होते हैं तो उसमें वोट देकर वो क्या करती है, जो अपने प्रतिनिधि है, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको वो लगता है कि ये देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, उनको क्या करती है, चुनाव के माध्यम से वोट देती है। और ये जो प्रतिनिधि क्या करते हैं, उन लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। ठीक है, जब भी कोई मीटिंग होती है या फिर पार्लियामेंट में अगर वो एमपीज वगैरह जाते हैं, एमएलए वगैरह जाते हैं, तो वो अपने जिस एरिया से वो जीतते हैं, वहां की जो भी प्रॉब्लम है लोगों की, वो जाके वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो प्रतिनिधि होते हैं वो क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं अपने जनता के लिए। और यह मानकर चला जाता है कि जो प्रतिनिधि है वो निर्णय लेते वक्त लोगों की क्या करते हैं, जरूरतों की, और जो उनकी मांग है, डिमांड जो होती है, उस पे बहुत क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि उनको किस चीज की जरूरत है, उस पर ही वो क्या करते हैं, चर्चाएं करते हैं। ठीक है, बहुत सारे अखबारों में आपने देखा होगा, है ना, कि चुनाव के बारे में, इलेक्शंस के टाइम पे बहुत सारे आते रहते हैं अखबारों में नोटिस कि कौन सा सरकार क्या कर रहा है, क्या बनवा रहा है, या कौन सा सरकार ने किस एरिया में कुछ काम नहीं किया है। वो सारी चीजें हम न्यूज़पेपर्स में, टीवीज में देखते रहते हैं, है ना। तो सभी सरकार को क्या होता है, एक निश्चित समय दिया जाता है, एक निश्चित समय के लिए ही चुना जाता है। आप लोग जानते हैं कि समय क्या है। तो ये जो निश्चित एक फिक्स क्या है, टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में ही उनको अपना जो भी वो वादा करते हैं उनको निभाना होता है। ठीक है, और वो जो टाइम पीरियड कितने का होता है, 5 वर्ष का होता है, जैसे कि हम सब जानते ही हैं। ठीक है, और एक बार चुने जाने के बाद ये जो सरकार होती है वो 5 वर्ष तक सत्ते में रहती है, वो राज करती है 5 साल तक। जो भी उनको करना चाहे, अच्छे काम बुरे काम, वो सब कर सकती है। बट जनता भी देखती है कि भाई इस पार्टी ने क्या क्या वादा किया था और क्या क्या निभाया, और अगर वादा किया है और नहीं निभाया है तो बहुत ही कम चांसेस है कि नेक्स्ट टाइम वो पार्टी जीतेगी। ठीक है, चलिए, सरकार भी जो है ना, सरकार को अगर फिर भी सत्ते में रहना है तो वो कब संभव होगा, जब लोग उसको बार बार चुनेंगे। अब बार बार कब चुनेंगे, जब वो अच्छे काम करेंगे, तब क्या करेंगे, उसको लोग बार बार चुनेंगे, है ना। तो जो चुनाव का समय होता है, लोगों के लिए वो घड़ी होती है जब उनको अपने पावर का एहसास होता है कि हम हमारे देश के लिए कितने ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो ये जो लोकतंत्र है ना, वही इस पावरफुल जो ताकत है उसका एहसास दिलाता है। और इस तरह से क्या होता है, नियमित चुनाव होने से लोगों पर क्या होता है, लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। अगर कंटिन्यू इलेक्शंस, 5 5 साल में इलेक्शंस नहीं होते तो जो गवर्नमेंट है वो अपने मन से कुछ भी कर सकती थी। ठीक है, तो ये भी कंट्रोल किसके हाथ में दिया है भाई, जनता के हाथ में दिया हुआ है। देखिए, जो मूवीज रिलीज होती है उसका कंट्रोल भी किसके पास है, हमारे पास, कि कौन सी मूवी हिट करनी है, कौन सी मूवी फ्लॉप करनी है ना। अगर हम देखने ही नहीं जाएंगे, कोई मूवी है जिसके बारे में हमको पता है कि मूवी अच्छी नहीं है, ट्रेलर वगैरह देख के तो हम नहीं जाते हैं। उसी प्रकार से कोई कोई गवर्नमेंट है जो हम जब सिलेक्ट करते हैं तो हमको लगता है कि भाई अच्छी होगी, पर जब हम एक साल देख गुजर जाता है, 2 साल गुजर जाता है, जब हमको रियलाइज होता है कि ये जो गवर्नमेंट है वो तो कुछ कर ही नहीं रही है, तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं उनके खिलाफ, और हम उनको वोट नहीं देके किसी और को वोट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि और किस प्रकार से भागीदारी जो है पब्लिक जो है वो लेती है। ठीक है, तो भागीदारी के अन्य तरीके, तो चुनाव जो है वो 5 वर्ष में एक बार होता है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। तो वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों में और नीतियों में
लोगों को भाग लेने के और भी बहुत सारे क्या हैं, तरीके हैं। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि कौन से तरीके हो सकते हैं जो जनता है वो किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकती है सरकार के कामों में, या सरकार की किसी भी चीज जो हमको पसंद नहीं आई है। ठीक है, देखिए, तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि लोग क्या कर सकते हैं, सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तो उसमें रुचि ले सकती है। और अगर कोई सरकार जो है उन्होंने जनता के अगेंस्ट कोई निर्णय ले लिया है तो उसकी क्या कर सकती है, वो आलोचना भी कर सकती है। इतने ज्यादा पावरफुल हम जो जनता है इंडिया की वो है, हमारे पास बहुत सारे क्या है, राइट्स है। हम किसी भी लॉ को पास भी करवा सकते हैं, किसी भी लॉ को फेल भी करवा सकते हैं। ठीक है, पर इसमें हम भागीदारी कैसे बनेंगे, देखिए। तो अगस्त 2005 में क्या हुआ था, जब एक खास सरकार है, उसका नाम मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि कोई भी किताब किसी भी पार्टी को प्रमोट नहीं करती है। ठीक है, तो एक सरकार है जिन्होंने क्या किया था, बिजली का जो किराया है वो बढ़ा दिया था। तो लोगों ने क्या किया, बहुत ही विरोध किए और बहुत ही तीखे रूप से अपने जो व्यक्तित्व है उसको एक्सप्लेन किया। तो लोगों ने क्या क्या किया, जुलूस निकाला, इसके अलावा हस्ताक्षर अभियान निकाले। सरकार ने क्या किया, उन्होंने जो अपने निर्णय लिए थे उसके बचाव के लिए बहुत सारे तर्क रखे कि मैंने क्यों रेट बढ़ाया है, बिजली का भाड़ा क्यों बढ़ा दिया है, वो सब उन्होंने बताया। पर जो लोग थे, जो जनता है, उस समझना ही नहीं चाहती थी। अंततः लोगों की मांग जो है वो सरकार को माननी पड़ी और बिजली का जो रेट है, बढ़ाए गए जो दाम थे उसको घटाना पड़ा। तो सरकार को क्या करना पड़ता है, अपना निर्णय बदलना पड़ता है अगर जो आम जनता है वो उनके निर्णय से खुश नहीं है तो। ठीक है, ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग क्या कर सकते हैं, अपने राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को ये समझा सकते हैं कि भाई आप जो कर रहे हैं वो हमें अच्छा लग रहा है, या फिर आप नहीं, जो आप कर रहे हैं वो हमें नहीं अच्छा लग रहा है। उसके एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि डिबेट हो सकता है। आपने न्यूज चैनल में भी देखा होगा, बहुत सारे पब्लिक से भी पूछा जाता है कि जो भी अब होने वाला है वो अब सही है कि नहीं है आपके हिसाब से। तो बहुत सारे लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, पर अगर मोस्ट ऑफ द जो पब्लिक है वो खुश नहीं होती है तो फिर जो नियम है उसको बदलने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे लोग क्या कर सकते हैं, अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। सरकार को ये समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्यवाही करनी चाहिए। उनके तरीके में जो तरीका कौन सा कि भाई जनता जो है वो धरना देकर भी सरकार को समझा सकती है कि आई एम नॉट हैप्पी विथ योर डिसीजन। जुलूस निकाल के भी बता सकती है, हड़ताल करके भी बता सकती है कि आई एम नॉट हैप्पी विथ योर डिसीजन, और हस्ताक्षर अभियान से भी अपनी भागीदारी बता सकती है। ठीक है, और इनके जरिए जो भी बात गलत है और न्याय संगत नहीं है उसे क्या करना पड़ता है, सामने लाया जाता है। जैसे कि आपने भी देखा होगा न्यूज चैनल्स वगैरह में बहुत सारे ऐसे डिमांड्स होते हैं पब्लिक के, जो गवर्नमेंट को किसी भी हालत में लागू करने पड़ते हैं। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि एक हरियाणा में लॉ पास हुआ था, किसान का कोई लॉ था। ठीक है, अभी मैं अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो इसमें जो किसान लोग थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, एमएसपी रेट को लेकर कुछ इशू था। तो किसान जो है वो खुश नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, धरना दिया, जिसके लिए बीजेपी सरकार ने पूरा एक्सप्लेन भी किया कि क्यों मैंने एमएसपी रेट लगाया है। और लोगों को शायद समझ में नहीं आया, जिसकी वजह से जो लॉ बनाया गया था उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लोगों को, जो जनता है उसका खुश होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, तो अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविजन से भी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, सरकार के जुड़े हुए मुद्दों पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये बात भी सच है कि हमारे लोकतंत्र में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको भागीदारी का मौका मिलता है, पर यह बात भी सच है कि कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जिनको ये मौका नहीं मिल पाता। ठीक है, तो लोग क्या चाहते हैं कि अपनी भागीदारी के लिए उनको क्या करना पड़ता है, आंदोलन का सहारा लेना पड़ता है और उनको अपने काम करने के तौर तरीकों को चुनौती वो दे सकते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। और आंदोलन से जो सरकार
उनके लिए काम कर रही है, उनके तौर तरीके पे क्या करती है, वो चुनौती देती है कि आप हमारे लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे देश में जो दलित लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं और जो महिलाएं हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जो भागीदारी है अक्सर इन आंदोलन के जरिए ही हो पाती है। ठीक है, क्योंकि उनको अपने राइट्स के लिए क्या करना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है। ऐसे आराम से उनको अपने हक, जो हक है वो नहीं मिल पाते, उनको अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। जैसे कि पहले सिर्फ लड़कों को ही पढ़ाया जाता था, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। तो ये भी क्या है, एक तरीके का भेदभाव ही है। तो उसको खत्म करने के लिए क्या किया गया होगा, आंदोलन किए गए होंगे, बहुत सारे लोगों ने हड़ताल किया होगा, तभी तो इतना बदलाव आया है हमारे देश में, है ना। तो अगर देश के जो लोग हैं ना वो जागरूक है, सजग हैं कि जो सरकार की पावर है वो हमारे पास है, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हम जो हमारी सरकार है ना वो और भी अच्छे रूप से चल सकती है और भी मजबूत हो सकती है। ठीक है, अगली बार अगर हम किसी भी शहर में जा रहे हैं या फिर किसी कस्बे में जा रहे हैं या फिर किसी गांव की गली में जा रहे हैं और वहां से कहीं जुलूस गुजरता हुआ हमें अगर नजर आता है, तो हमें क्या करना चाहिए, वहां पर एक पल के लिए रुकना चाहिए और वो जुलूस क्यों निकाला गया है, किस बात पर लोग जो हैं वो रोड पे आए हुए हैं, इस बात को हमें जानना चाहिए और वो किस मुद्दे पे प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी हमें जानना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि सरकार जो है कैसे काम करती है और लोगों को कौन सी ऐसी चीज है जो सरकार की पसंद नहीं आई है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे विवाद होते रहते हैं। अब हम कुछ विवादों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से विवाद हैं जिसपे लोग क्या करते हैं, हड़ताल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो विवादों का समाधान किस प्रकार से हो सकता है, तो जैसे कि हमने माया की कहानी में पढ़ा कि कभी कभी क्या होता है, विवाद की जो समस्या होती है उसके समाधान के लिए लोग क्या करते हैं, हिंसा करना शुरू कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम एक जानी मानी हस्ती हैं, हम एक उच्च कोटि के लोग हैं, उच्च जाति के लोग हैं, तो हमें पूरा अधिकार है निचले जाति वालों के लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने का। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, दूसरे समूह के लोगों का विरोध करते हैं, दूसरे लोगों के समूह का वो क्या करते हैं, अपमान करते हैं और बल का इस्तेमाल करते हैं कोई भी काम करवाने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपने माया की कहानी में पढ़ाई है ना कि जो वो पीटरसन है वो क्या करते हैं कि भाई उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पढ़ना है आपका अफ्रीकन लैंग्वेज। तो उसमें जो पुलिस वाले क्या करते हैं, जबरदस्ती मनवाने के लिए गोली वोली चला चला देते हैं। तो ये गलत तरीका है। ठीक है, तो बहुत सारे विवाद जो है वो उभर जाते हैं। कब उभरेंगे, जब अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग हैं। तो लोगों के बीच में, अगर इन लोगों के बीच में तालमेल नहीं है एक दूसरे के साथ, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, विवाद जो है वो होंगे ही होंगे, है ना। अब एक ही एरिया में दो संस्कृति के लोग रह रहे हैं या फिर दो धर्म के लोग रह रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि समझ लीजिए किसी को दूसरा धर्म नहीं पसंद और दूसरे वाले को पहला वाला धर्म नहीं पसंद। तो ये क्या करते हैं, जब दोनों में तालमेल नहीं है तो वो क्या करेंगे, उनके फेस्टिवल को खराब करने की कोशिश करेंगे और जो दूसरे वाले हैं वो फर्स्ट नंबर वाले के फेस्टिवल को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो ये तालमेल अगर नहीं है तो विवाद होना लाजमी है। ठीक है, तो ऐसा तब होता है जब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। तो लोग क्या करते हैं, विवादों के थ्रू क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को खत्म करने की कोशिश करते हैं और वो हिंसात्मक तरीका अपनाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम अगर हिंसात्मक तरीका अपनाएंगे तो हो सकती है कि हमारी बात मान जाए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगर हिंसा कहीं पे भी होती है तो जो दूसरे लोग हैं उनके अंदर एक भय बैठ जाता है, एक असुरक्षा की भावना फैलने लग जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो भी विवाद है उसको जल्द से जल्द समाधान उस विवादों का किया जाए। ठीक है, आइए और जानते हैं कुछ और भी विवाद है जिसमें सरकार ने क्या किया है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे कि धार्मिक जुलूस जब निकलता है, ठीक है, और उत्सव में कई बार समस्या का कारण ये बन जाते हैं। ठीक है, कोई भी फेस्टिवल है या फिर कोई रैली निकल रही है, धार्मिक रैली निकल रही है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जुलूस में रास्ते पर निकलते ही हैं।
तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार विवाद का कारण बन जाता है कि ये मेरा एरिया है, तो यहाँ से ये रैली क्यों जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हिंसा है वो भड़कने लग जाता है। कभी कभी जो जुलूस के लोग हैं वो इतना ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि पत्थर वगैरह भी फेंकने लग जाते हैं। ठीक है, या फिर उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं बहुत सारे लोग। तो सरकार क्या करती है, खास करके पुलिस जो है ऐसे मौके पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हर एक जगह पे आपको पुलिस नजर आएगी। जब भी कोई धार्मिक रैली निकलती है तो आपको पुलिस नजर आएगी ही आएगी, कोई भी दंगा फसाद ना हो और ये जो रैली है वो आसानी से हो जाए। ठीक है, पुलिस की जिम्मेदारी यह है कि सुनिश्चित करना कि आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो, हिंसा वगैरह ना हो। सभी पक्ष जो हैं वो एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकाला जा सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक और विवाद है, आपने नदियों के बारे में विवाद सुना होगा। ठीक है, तो विवाद जो है स्टेट में होता है, गांव में भी हो सकता है, पर इसमें सरकार जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इस विवाद को खत्म करने के लिए। ठीक है, अब देखिए नदियों के बारे में भी बहुत सारे नदियां भी जो है ना समटाइम्स क्या होते हैं, विवाद का कारण बन जाती हैं। कैसे, तो कुछ नदियां, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो नदी है वो एक ही स्टेट में बहेगी और बोलेगी कि मैं दूसरे स्टेट में नहीं जाऊंगी, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो एक जो नदी है वो अलग अलग स्टेट से होकर गुजरती है। ठीक है, अधिक राज्यों से होकर गुजरती है। तो जिन राज्यों से नदी गुजरती है ना, तो उनके बीच में क्या होता है, नदी का पानी का बंटवारा किया जाता है। तो कभी कभी ये जो बंटवारा है विवाद का कारण बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कोई नदी आ रही है, तो इसका जो उद्गम स्थान है ये तो ये है ना। ठीक है, तो ये स्टेट वाला अगर यहाँ पे बांध बना के पानी रोक ले तो फिर पानी बाहर जाएगा ही नहीं। तो जो यहाँ पे जितने भी स्टेट वाले हैं उनको पानी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, विवाद का कारण ये बन जाता है। उदाहरण के लिए हम एक रियल स्टोरी है यहाँ पे, कर्नाटका और तमिलनाडु। ठीक है, उनके बीच में क्या है, कावेरी नदी का जो पानी है उसको लेकर बहुत सारा विवाद होता रहता है। तो कर्नाटका में आपने कृष्णा राजा सागर का नाम सुना होगा, कृष्णा राजा सागर बांध। तो ये जो एरिया है यहाँ से ही जो कावेरी नदी है वो बहती है। ठीक है, तो ये जो है पानी से भरा हुआ एरिया है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा पानी है और इसका पानी का जो इस्तेमाल है वो जिलों में सिंचाई के काम आता है। ठीक है, तो ये यही जो कावेरी नदी है वो फ्लो होकर कहाँ जाती है, बहती हुई तमिलनाडु पहुंचती है। तो तमिलनाडु में वहां पे बांध बनाया गया है जिसका नाम है मेटूर बांध। ठीक है, तो तमिलनाडु में पानी कब आएगा, जब कर्नाटक वाले पानी छोड़ेंगे तब तमिलनाडु के बांध में पानी आएगा। तो जो कर्नाटक वाला पानी है वो क्या बोलते हैं कि हम पानी नहीं देंगे आपको क्योंकि हमारे राज्य के लिए ही सफिशिएंट पानी नहीं है। तो इससे क्या होता है, दोनों के बीच में विवाद होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, तो दोनों बांध जो है ना एक ही नदी के ऊपर बने हुए हैं। तो जो कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध है वो कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है, जबकि तमिलनाडु का जो मेटूर बांध है वो निचले छोर पे है। ठीक है, तो जब मेटूर बांध में पानी तभी भरता है जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए, क्योंकि नदी तो एक ही है ना भाई, कावेरी नदी तो एक ही है, यहाँ से कर्नाटका से बहते हुए जा रही है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु पे जा रही है, अगर बीच में यहाँ पे बांध बना दिया जाए, पानी को रोक दिया जाए, तो फिर यहाँ पे पानी पास ही नहीं होगा ना। तमिलनाडु के पास सफिशिएंट पानी नहीं होता है। ठीक है, तो जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाएगा तो दोनों राज्यों को अपने लोगों की जरूरतों के लिए भरपूर पानी मिल जाएगा, है ना। तो जो कि नहीं मिल पाता है क्योंकि जो कर्नाटका वाले हैं, जो उनकी गवर्नमेंट है, वो बोलती है कि हम पानी नहीं देंगे। तो इससे ये विवाद उत्पन्न होता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी राष्ट्रीय सरकार है, मतलब कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको एक महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों को जो है पानी का सही बंटवारा हो पाए। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम देश में है कावेरी नदी को लेकर। अब समानता एवं न्याय को भी देख लेते हैं। तो जो समानता है और जो न्याय है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे लोगों को समान ट्रीट करना और न्याय देना हर एक जाति के लोगों को, हर एक रिलीजन के लोगों को, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक जो मुख्य
काम है उनका वो है उसका न्याय न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना। ठीक है, तो ये जो समान न्याय है और ये जो समानता है वो उसको एक दूसरे से हम अलग नहीं कर सकते, दोनों एक ही है, क्योंकि न्याय कहाँ रहेगा, जहां पर समानता है वहीं पर न्याय है ना। अगर हम किसी को भेदभाव कर रहे हैं किसी के साथ, तो क्या यहाँ पे समानता है? नहीं है। क्या वहां पे न्याय है? नहीं है। तो दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने देखा माया की कहानी में, ठीक है, सरकार ने क्या किया, उस बच्चे को गोली मार दी, तो क्या यहाँ पे न्याय हुआ? नहीं हुआ, है ना। डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में हमने सुना कि जो अस्पृश्यता का व्यवहार हुआ, तो क्या इससे समानता के विचार को ठेस पहुंची? ऑफ कोर्स पहुंची ना, क्योंकि समानता से उनको ट्रीट ही नहीं किया जा रहा था। बच्चे बेचारे अकेले थे, रेलवे स्टेशन पे खड़े थे, तो भी उनको बोला गया कि ये नीच जाति है कि है, हम उनकी हेल्प नहीं करेंगे। तो ये समान कहाँ से हुआ? तो न्याय और समानता जो है दोनों एक ही है। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो अस्पृश्यता है, यानी कि जो छुआछूत की जो प्रथा है, वो क्या है, कानून ने उसके ऊपर क्या लगा दी है, रोक लगा दी है। ठीक है। और लंबे समय तक जो दलित लोग थे, जो गरीब लोग थे, वो शिक्षा के लिए वंचित थे, स्वास्थ्य के लिए वंचित थे, यातायात सुविधाओं के लिए वंचित थे। उनको इस सब चीजों से वंचित रखा गया। क्यों? क्योंकि भाई वो छुआछूत वाली फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है। तो पहले हालत यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने भी नहीं दिया जाता था। ठीक है। तो डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, उन्होंने और कुछ लोग महारथी लोगों ने क्या किया, इस चीजों पर जोर दिया कि ये जो प्रथा है वो अमानवीय है, ये गलत प्रथा है। इस हमें क्या करना चाहिए, इस चीज को हमें खत्म करना चाहिए और लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। तो तब से क्या हुआ, भीमराव अंबेडकर की वजह से ही लोगों को मंदिर में जाने का परमिशन मिला। ठीक है, भले ही वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे निचले जात के हैं चाहे उच्च ऊपर वाले जात के हैं, सबको चांस मिला। ठीक है। तो सरकार भी क्या करती है, समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है, और उन समूह के लोग जो कि निचले जाति से है, जो बहुत पीछे रह चुके हैं, उनके ऊपर क्या करती है, बहुत सारे प्रावधान लगाती है, बहुत सारे रूल्स वगैरह बनाती है, कानून बनाती है, ताकि ये जो समाज के लोगों को जो बराबरी नहीं मिली है, वो प्रावधान के थ्रू बराबरी मिले। ठीक है। और ये हमारे समाज में ये जो है ना, आम प्रवृत्ति है कि जो लड़के हैं, है ना, उनको जो है लड़कियों से क्या, जो लड़कों की देखभाल जो है ना, लड़की से ज्यादा करते हैं। क्यों ऐसा की जाती है? लोग क्या करते हैं, लड़कों की देखभाल लड़की से ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि लड़कियों की इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं माना गया स्टार्टिंग से। उनका तो सिर्फ यही कहना है कि लड़कियां तो पढ़ाई लिखाई उनके लिए बना ही नहीं है, उनके लिए तो सिर्फ घर का काम करें, बच्चे संभाले, बस घर संभाले। तो हमारे यहाँ पे लड़कियों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। तो क्या ये समानता है? क्या ये न्याय है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो समाज में लड़कियों को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। तो ये क्या है, एक गलत धारणा है और ये एक अन्यायपूर्ण है। तो इसको दूर करने के लिए सरकार क्या करती है, बहुत सारे कदम भी उन्होंने उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान भी बनाए हैं लड़कियों के लिए, कि लड़कियां अगर लड़कियों के साथ कुछ गलत होता है तो इसके लिए वो कैसे न्याय पा सकेंगी, कैसे इस सब चीजों से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण के लिए सरकारी जो स्कूल है और कॉलेज में क्या किया गया है, लड़कियों की जो फीस है उसको खत्म करने का प्रावधान है, और बहुत जगह पे कम करने का प्रावधान है। ठीक है। तो ये लोकतांत्रिक देश में ऐसा होता है कि किस प्रकार से जो जो प्रजाति के लोग बहुत पीछे रह गए हैं, उनको किस प्रकार से हेल्प करके सरकार जो है ऊपर लेके आती है। ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको क्या लगता है कि अगर लड़कियों को फीस जो है उनकी माफ कर दी जाए, तो आप फिर लड़कियां क्या पढ़ने जाएंगी? देखिए, लड़कियां पढ़ने बहुत सारे जगह पे क्या होता है कि फाइनेंस पैसे की प्रॉब्लम की वजह से सिर्फ लड़का को ही पढ़ाना पसंद करते हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। तो जिस घर में ऐसी दिक्कत है, उस घर की लड़की तो भाई पढ़ लेगी। ठीक है। पर जिस जहाँ पर अगर मेंटालिटी ही थोड़ी सी पुरानी है कि जहाँ लड़कियों को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है, लड़कियों को तो सिर्फ चूल्हा चौका ही करना है, तो अगर ये नियम भी प्रावधान भी ला दिया गया है, तो क्या है
इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि लॉ बनाना पड़ेगा कि जैसे कि फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू एजुकेशन। तो ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें लड़का भी पढ़ सकता है, लड़की भी पढ़ सकती है, भले ही वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे उच्च जाति का हो चाहे नीच जाति का हो, कम से कम उसको बेसिक एजुकेशन तो मिल ही जाएगा, है ना। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट, ऐसे बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं गर्ल्स के लिए भी, ताकि लड़कियां जो हैं वो आगे पढ़ पाएं। इसके बाद जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो गर्ल्स की शादी की एज थी वो 18 साल थी, बाद में उसको 21 साल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि लड़कियों की शादी मोस्टली 18 साल के बाद कर दिया जाता था। फिर सरकार ने सोचा कि भाई लड़कियों को सिर्फ 12th तक की पढ़ाई करवाई जा रही है, इसके बाद लड़कियों की शादी कर दी जा रही है। तो इसके बाद 18 से शादी की एज क्या कर दी गई, 21 कर दी गई, ताकि लड़की जो है वो ग्रेजुएट तक पढ़ पाए, एटलीस्ट ग्रेजुएट तो हो जाए। ठीक है, तो ये है ये चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लेसन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सीटेट के लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।